साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और उस सामान्य ज्ञान में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो एमपी पीएससी के एग्ज़ाम है, एमपी एसआई के एग्ज़ाम है या मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, तो उन एग्ज़ामों की तैयारी हम कर रहे हैं। और आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों का आगे की कड़ी में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति का क्या विशेषताएं हैं और किन चीज़ों से मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति अभी जूझ रही है। तो आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, एक एक शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर कोई शब्द गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये शब्द गलत है, तो होपफुली हम आने वाले वीडियो में उन शब्दों को सुधारने का प्रयास करेंगे या उन फैक्टों पर ध्यान देंगे। तो चलते हैं बैगा जनजाति की ओर। बैगा जनजाति का जो उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है, तो ये द्रविड़ भाषा से हुई है, द्रविड़ वर्ग से हुई है, द्रविड़ वर्ग से आई है ये जनजाति, ऐसा माना जाता है। बहुत सारी पुस्तकों में द्रविड़ वर्ग लिखा है, तो द्रविड़ वर्ग हम मान लेते हैं कि इसकी जो बैगा जनजाति कहाँ से आई है, किस वर्ग से आई है, तो ये द्रविड़ वर्ग से आई है। और द्रविड़ वर्ग का एक शब्द है जिसका नाम है भुइयाँ। द्रविड़ वर्ग का जो शब्द है भुइयाँ से आया है और भुइयाँ का अर्थ होता है भूमिया। भूमिया यानी भूमि को माता मानने वाले, है ना, भूमि को माता मानने वाले, वो जनजाति या वो समुदाय जो द्रविड़ भाषा से, द्रविड़ वर्ग से आया है। द्रविड़ भाषा का शब्द है भुइयाँ और भुइयाँ का हिंदी होता है भूमिया और भूमिया का अर्थ होता है भूमि को माता मानने वाले। और यहीं से इन्होंने अपना टाइटल ले लिया बैगा जनजाति या बैगा। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि द्रविड़ भाषा से आया है, भुइयाँ इसका द्रविड़ भाषा का शब्द है और भूमिया जो है इसका हिंदी हुआ। और भूमिया का अर्थ होता है भूमि को माता मानने वाले, अर्थात वो जनजाति जो भूमि को माता मानती है, ऐसी जनजाति को हम बैगा जनजाति कहते हैं। भूमि को माता मतलब ये लोग जो होते हैं जो खेती करते हैं, तो इसमें कभी वो हल नहीं चलाते, क्योंकि वो माता मानते हैं और कहते हैं कि माता के सीने में कभी हल नहीं चलाया जाता। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति है आज के विषय में या आज के अनुसार। तो द्रविड़ वर्ग का शब्द आपने देखा, भूमिया या भूमि को माता मानने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, बैगा जनजाति के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से होगा कि बहुत सारे लोग जो होंगे कि ये इसका द्रविड़ भाषा बता देते हैं और आगे की कड़ी में सब छोड़ देते हैं कि क्या से क्या हुआ। वो सिर्फ मध्य प्रदेश देखते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर जा ही नहीं पाते। उनको सिर्फ पेड सर्विस बेचने की होती है, टेस्ट सीरीज बेचने की होती है। तो जितने कम फैक्ट बताएंगे, जितनी आसानी भाषा में बताएंगे, तो उनके टेस्ट सीरीज बिकेंगे। तो हम वो लोग नहीं है भाई, क्योंकि हम अभी बिगिनर है और हम कोशिश करते हैं कि एक एक फैक्ट को अच्छे तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो द्रविड़ भाषा का वर्ग है, यहाँ से आप समझ चुके हैं कि इतना इतना काम हुआ है। आगे क्या होता है कि जो जनजाति मध्य प्रदेश की पुरातन या प्राचीन जनजाति नहीं है, ये जो जनजाति है ये स्थानांतरित जनजाति है। ये हमारे मध्य प्रदेश में लाई गई है या पहुंचाई गई है। किसके द्वारा पहुंचाई गई है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा पहुंचाई गई है। थोड़ा सा इतिहास हम देखेंगे इसका कि अंग्रेज जो थे उन्होंने 1890 में ये जनजाति जो थी वो मध्य प्रदेश में पहुंचाई। और कहाँ से पहुंचाई, तो ये पहुंचाई झारखंड से। ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिए कि जो झारखंड है वहाँ से ये जनजाति आती है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित की जाती है, स्थानांतरित होती है जनजाति और मध्य प्रदेश में आती है। तो मध्य प्रदेश में किन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है ना, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में ये जनजाति मिलती है। तो पूर्वी जिले में सबसे पहले है मंडला, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर है ये जनजाति जो है बैगा जनजाति, मंडला जिले में सर्वाधिक मात्रा में है। दूसरा बालाघाट, बालाघाट के बाद में आपको बालाघाट के बाद आपको डिंडोरी और डिंडोरी के बाद में सीधी। डिंडोरी में बहुत कम है, कुछ पुस्तकों में मानता है कि डिंडोरी में है, कुछ पुस्तकों में नहीं मानता है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं उसमें मान के चलिए आप कि ये जनजाति बैगा जनजाति निवास करती है या रहती है। साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है किस पर्वत श्रृंखला में ये जनजाति का निवास स्थान है। तो आपको बताना है कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी हिस्सा, सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी हिस्सा और मेकाल पर्वत श्रेणी,
मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर ये जनजाति मिलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी पूरे में ये जनजाति मिलती है और सतपुड़ा पर्वतमाला में पूरे में ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी। तो ये विशेषकर आदिवासी का वो समुदाय है या जनजाति का वो समुदाय है जो जंगलों में रहता है और जंगलों में रहने के साथ साथ ये अपनी जो आजीविका का साधन है ये जंगल से ही चलाता है। यानी लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से ही अपने घर बनाते हैं। इनके जो घर होते हैं वो बांस के बने होते हैं। जो घरों में जो खपड़े होते हैं वो भी स्थानीय मिट्टी का प्रयोग करके भी खुद बनाते हैं। वैसे तो अभी ये लोग खपड़े वाला मकान बनाए हैं, लेकिन जब पुराने लोग थे ये जनजाति के, वो लोग तो पूस के मकान में रहते थे। पूस के मकान किसे कहते हैं? पूस के मकान वो जो उसमें घास डाली जाती हो, घास बिछाई जाती हो, बारिश के समय में छत टपकती थी। ऐसी मुसीबतों का सामना ये जनजाति करती है। इसी के अनुसार जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इसे नोटिफाइड किया। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ने नोटिफाइड किया और इसे विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन सी जनजाति आती है, तो आपको बताना है कि जो बैगा जनजाति है मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। आप ये समझ लीजिए कि जब ये लोग, इनकी महिलाएं या ये जंगल में जाते हैं, तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं या बांस इत्यादि जंगल से लेके आते हैं, तो इनके पैर में चप्पल तक नहीं होती। ये जो होते हैं खड़ाऊ का इस्तेमाल करते हैं, यानी लकड़ी की चप्पल बना के अपने पैरों में पहनते हैं। कुछ लोग तो लकड़ी की भी नहीं बना पाते, तो वो वैसे ही जंगल जाते हैं। फिर जंगल में तार होंगे, जंगल में कितने सारे जीव जंतु घूमते रहते हैं, तो उन्हीं के नंगे पैरों से वो चलते रहते हैं। तो कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति होगी आपको देखने को एक नज़र में मिल सकता है। तो बैगा जनजाति जो है अति पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियाँ अति पिछड़ी जनजाति है। मैंने पुराने वीडियो में बता दिया, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिए, वहाँ से आपका जनजातियों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं देखा तो अभी भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश में जो बैगा जनजाति है ये पिछड़ी जनजाति है। एक और जनजाति है जो पिछड़ी है, ये पहली जनजाति हो गई। दूसरी जनजाति है बैगा और भारिया। बैगा और भारिया जनजाति ये भी पिछड़ी जनजाति है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पत्तालकोट में निवास करती है भारिया जनजाति। और तीसरी जनजाति है सहरिया। ये मध्य प्रदेश की 3 जनजाति है जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखने का क्राइटेरिया क्या है ये भी मैंने बताया है, मैं एक नज़र में यहाँ भी बता देता हूँ कि जो पिछड़ी जनजाति उन जनजातियों या उन जनजातियों के वर्गों को कहते हैं जो विकास की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं। यानी इनके पास मुख्य रूप से जो 3 चीज़ें क्राइटेरिया जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन में दिया गया था, वो 3 चीज़ थे कि पहले ही इनके पास शिक्षा की कमी है, यानी शिक्षा का अभाव है। इनके पास शिक्षा जो है वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है जो जनजातियों के लोगों के लिए होनी चाहिए। तो पहले शिक्षा, ये लोग शिक्षा से दूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए ये पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आए हैं। दूसरा इसमें जो क्राइटेरिया दिया है, पहला शिक्षा हो गया। दूसरा इनका क्राइटेरिया है खेती की पद्धति, यानी जो पुराने जो इनके औजार हैं या जो पुराने जो खेती के तरीके हैं वो आज भी हैं इनके पास। किसी प्रकार का ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, किसी प्रकार के आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि शिक्षा तो है ही है, साथ में खेती जो है वो भी इनकी बहुत हद तक बहुत पीछे है। अगला क्राइटेरिया है कि इनके पास शिक्षा तो हो गई, खेती भी हो गई, खेती के साथ साथ जनसंख्या, यानी जनसंख्या में जो है इनकी जो स्थिर जनसंख्या है, यानी ना तो जनसंख्या बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। कम हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं रही है। कितने वर्षों में? लगभग 5 वर्षों में, पुराने 5 वर्षों में देखें तो ये 3 जनजाति आपको मिलेगी, जो बैगा जनजाति, भारिया जनजाति और सहरिया जनजाति, जो तीनों क्राइटेरिया के ऊपर जा ही नहीं पा रही है। जो सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, खेती की आधुनिक पद्धति को ये अपनाते हों, साथ ही साथ जनसंख्या की वृद्धि लगातार होती हो इनकी, तो ये फिर पिछड़ी जनजाति से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं जो इस जनजाति के पास नहीं है, ना तो शिक्षा है, ना ही खेती के आधुनिक साधन इनके पास उपलब्ध है, और ना ही जनसंख्या इनकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सारी क्राइटेरिया है जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, और बैगा जनजाति भी पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश में जो है इनकी उपजातियां क्या है। उपजातियां का क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में इनकी उपजातियां क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिझवार, पहला है बिझवार,
बिजवार जो है पहली उपजाति है। दूसरी इनकी रैमैना, रैमैना इनकी दूसरी उपजाति है। तीसरी है नाहार, नाहार के बाद में चौथी आपकी आएगी गढ़मैना, सॉरी कढ़मैना, कढ़मैना, कढ़मैना तीसरी आएगी। और चौथी आएगी राय, और पांचवी आएगी नरोतिया, और छठवीं आएगी इनकी भरोतिया, भरोतिया। तो ये जो जनजातियां हैं ये भैगा जनजाति की उपजातियां हैं। यानी इनका टाइटल जो होगा या तो बिजवार लिखेंगे या रैमैना लिखेंगे या नहार लिखेंगे, कड़मैना लिखेंगे, राय लिखेंगे, या नरोतिया या भरोतिया लिखेंगे। जो नरोतिया होते हैं ये बहुत ही गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, गरीब लोग हैं। और भरोतिया जो है ये अमीर है, यानी इस वर्ग की अमीर जनजाति कौन है? भरोतिया है। नरोतिया जो है बहुत ही गरीब होते हैं, तो बेचारे जो भरोतिया होते हैं इनसे पैसे लेते हैं, पैसे के बदले जो है वो 5 दिन काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैसे पैसे के बदले कितने दिन काम करते हैं ये लोग। तो इन लोगों से पैसा उधार लेते हैं। पैसा क्यों उधार लेते हैं? क्योंकि इनका अपना काम चलाना होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें इन्हें खरीदनी होती है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए विवाह में या मुंडन में या कोई व्यक्ति अचानक मौत हो गई तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उधार लेते हैं और उस पैसे को चुकाने के लिए 5 दिन काम करते हैं, या 5 से 10 दिन 20 दिन जितना भी करते हैं। लेकिन पुस्तकों में जो दिया है कि ये भरोतिया जो होते हैं वो अमीर वर्ग है, और नरोतिया जो है इनसे पैसे लेते हैं या पैसे लेने का काम करते हैं। तो ये उसके बदले 5 दिन काम करते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनजाति उपजातियों को पूछा आएगा तो आपको बताना है बिजवार, रैमैना, नाहार, गढ़मैना, राय, नरोतिया और भरोतिया इसकी क्या है? उपजातियां। ये क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा कि इनके नृत्य क्या है, यानी इस जनजाति कौन से नृत्य करती है। चाहे खुशी का माहौल हो या दुख का माहौल हो, ये जनजाति नृत्य भी करती है, यानी ये मृत्यु होने के बाद उसको उत्सव के रूप में मनाती है। तो ये भी इसमें फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसके नृत्य हैं, पहला कर्मा आपको ध्यान रखना है। कर्मा जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये गौंड जनजाति का भी है नृत्य है। तो आपको कर्मा आपको ध्यान रखना है कि ये कर्मा है। दूसरा आपको सैरा नृत्य है, सैरा नृत्य है। तीसरा आपका है परधौनी, परधौनी, परधौनी जो है वो तीसरा नृत्य है। और चौथा आपके पास है फाग। यानी ये 4 प्रकार के नृत्य करते हैं, कर्मा करते हैं, सैरा करते हैं, परधौनी करते हैं और फाग करते हैं। फाग जो है फाल्गुन मास में की जाती है। फागुन के मास में ये फाग गाते हैं, जिसमें ढोल, मंजीरे और उसकी ताल में फाग गाई जाती है समुदाय के द्वारा, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। परधौनी नृत्य भी जो है वो समुदाय में किया जाता है। समुदाय मतलब स्त्री और पुरुष दोनों परधौनी नृत्य करते हैं। सैरा नृत्य से पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुष जो होते हैं वो गोल घेरा बना करके छोटी छोटी लाठियों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा नाचते हुए गोल 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 घेरे में, ये सैरा नृत्य होगा। कर्मा नृत्य जो है, कर्मा नृत्य तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आज तो नहीं बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, बिल्कुल जाके आप देख लीजिए। तो जो कर्मा नृत्य है वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगला है कि इसकी विवाह की क्या परंपराएं हैं, यानी विवाह जो है वो कैसे कैसे होता है या कौन कौन सी विवाह की परंपराएं हैं। तो पहले है मंगली विवाह, मंगली विवाह या इसको कुछ जगह मांगनी विवाह भी कहते हैं। मंगली विवाह या मांगनी विवाह भी कहा जाता है। और इसी विवाह को, मांगनी विवाह को ही कहते हैं चढ़ विवाह। क्या कहते हैं? चढ़ विवाह। मांगनी विवाह को ही चढ़ विवाह कहते हैं। दूसरा हमारे पास है उठावा, यानी लड़की को उठा के ले जा लेते हैं, भगा के ले जा लेते हैं। उठावा विवाह भी जो है इसमें मंगली विवाह हो गया, जिसे चढ़ विवाह भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है उठावा विवाह, जिसमें भगा के ले जाने की परंपरा है। तीसरा चोर विवाह है ना, चोर विवाह जिसमें चोरी चोरी करके या लड़की को चोरी करके लड़का ले जाए चाहे लड़की ले जाए, तो चोर विवाह भी इसमें आता है, चोर विवाह। आगे हमारे पास चौथा है पैदुल विवाह। कौन सा? पैदुल विवाह। और पांचवा है लम सेना, लम सेना विवाह। और छठवा हमारे पास जो विवाह है वो है उघरिया, उघरिया विवाह। तो इनके विवाह की आपको ध्यान रखना है कि विवाह है मंगली विवाह, मंगली विवाह को ही चढ़ विवाह कहते हैं। मैंने पुरानी वीडियो में बिल्कुल बता चुका है। चढ़ विवाह वो होता है जिसमें जो लड़का होता है वो लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर के जाता है चढ़ विवाह में, और वो वहाँ पर यानी शादी करता है, यानी बारात लेकर के जाता है चढ़ विवाह में। उठावा विवाह में या चोर विवाह में भगा के ले जाने की परंपरा होती है।
पैदुल विवाह में जो लड़का का मामा होता है वो लड़की लड़का का सॉरी लड़की हाँ सॉरी लड़का का मामा लड़की के यहाँ यानी वधू पक्ष के यहाँ रिश्ता लेके जाता है, मामा ही लेके जाता है, कोई दूसरा और नहीं लेके जाता पैदुल विवाह में। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर मामा ना हो तो जो रिश्ते नाते के दूसरे लोग हैं वो मामा बन के और ये ले जाते हैं। लमसैना विवाह वो विवाह होता है जिसमें जो लड़का होता है वो लड़की के घर आके उसकी सेवा करता है, सास ससुर की सेवा करता है, फिर सास ससुर खुश होके अपनी लड़की का विवाह लड़के के साथ कर देते हैं और लड़का जो है हमेशा हमेशा के लिए ससुराल में टिक जाता है। आप लोग सुनकर बड़े खुश होते होंगे कि काश हम भी अगर टिक जाते कहीं पर जाके के तो ना नौकरी की चिंता होती ना छोकरी की चिंता होती। तो आप भी ऐसा आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि जल्दी हाथ पीले हो जाते, हाथ पीले करने की उम्र में हाथ घिसे जा रहे हैं, पेपर में लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत करते रहिए। लमसैना विवाह और ये हो गया विवाह की परंपराएं। अगला इनका हम देखेंगे कि इसके निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो निवास स्थान में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निवास स्थान में बैगा जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो ये पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा। पूर्वा यानी ये घरों के नाम होते हैं, या पूर्वा जो है वो घर का नाम होता है। घर में ही जैसे हम घर कहते हैं वैसे ये लोग पूर्वा कहते हैं। और ये गांव के नाम होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो गांव होते हैं बैगा जनजाति के उन्हें कहते हैं बैगा चौक। बैगा बैगा चौक। और दूसरा होता है बैगा याक। बैगा बैगा याक। बैगा याक। या तो बैगा चौक कहेंगे या बैगा याक गांव को कहेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है कि इनको कहते हैं, ये गांव को कहा जाता है भाई। बैगा चाक या बैगा याक गांव को कहा जाता है, निवास स्थान को पूर्वा कहा जाता है। तो यही जो चीज़ें हैं वो आपको बैगा जनजाति में मिलेगी। तो आगे हम देखेंगे कि और फैक्ट क्या होंगे जो आपके लिए इस जनजाति से इम्पोर्टेंट हो। अभी तक स्क्रीनशॉट की व्यवस्था हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिटाते चलें। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या इस जनजाति की विशेषताएं हैं। ये जनजाति में आपको और देखना है कि ये जो जनजाति है मांस का सेवन करती है। मांस का सेवन करती है, लेकिन ये जो है गौ मांस का सेवन नहीं करती। तो इसमें मैं लिख दूं कि मांस का सेवन जो है वो तो करते हैं, मांस का सेवन जो है वो करते हैं, लेकिन गौ मांस जो है पूर्णतः वर्जित है। गौ मांस जो है वो वर्जित है, यानी गौ मांस को नहीं खाते, गाय का मांस को नहीं खाते, लेकिन मांस का सेवन ये करते हैं। मांस का सेवन में जैसे और मुर्गा हुआ, मुर्गी हुई, इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। अब कुछ लोग बताते हैं कि ये जो है सुअर भी खाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सुअर जो होती है इनकी पूजा करते हैं। सुअर की पूजा करते हैं भाई, सुअर की पूजा करते हैं, ये सुअर की पूजा करते हैं, सुअर की पूजा की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो सुअर की पूजा करते हैं। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो शादी होती है विवाह में होती है वो मैंने बता दिया, लेकिन विवाह में एक और फैक्ट छूट गया, वो यह है कि विवाह जो होता है वो समगोत्र में नहीं होता। समगोत्र में विवाह नहीं होता है, समगोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। अगर दो जो पुरुष होगा और जो महिला होगी अगर वो अलग अलग गोत्र के हैं तो ही विवाह होता है, बाकी विवाह नहीं हो पाता। खाने में जो है ये पेज का इस्तेमाल करते हैं, खाने में इनका खाना जो होगा वो पेज खाते हैं, ये पेज। अब ये पेज क्या होता है, यानी कागज के पेज नहीं, पेज मतलब जो होता है दलिया या मोटे अनाज से बनाए जाने वाला पेय पदार्थ होता है, जिसको बहुत अधिक मात्रा में आग में चुड़ा लिया जाता है पानी डाल के, और जब वो बिल्कुल लिक्विड अवस्था में हो जाए, तरल अवस्था में हो जाए, तो फिर उसे पी लेते हैं। तो पीना जो है इनका पेज है, या जो खाना है वो पेज है। सुबह के खाने को ये बासी कहते हैं। ये खाने से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सुबह के खाने को क्या कहते हैं भाई? बैगा जनजाति के लोग जो सुबह खाते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। तो सुबह के खाने को बासी कहते हैं। क्या कहते हैं? बासी कहते हैं। सुबह के खाने को हम क्या कहते हैं, हमारे शब्दों में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं, है ना। ब्रेकफास्ट यानी खाना, रात के खाने के बाद का जो समय हो गया वो उपवास का हो गया, और फिर बाद में हमने क्या खाए? सुबह ब्रेकफास्ट खाए। तो इस दोपहर के खाने को पेज खाते हैं, और शाम के खाने को बियारी कहते हैं। दोपहर का जो खाना होगा, दोपहर का खाना वही जो पेज बना था उसे पेज,
और शाम के खाने को कहते हैं बियारी। बियारी। तो सुबह के खाने को बासी कहते हैं, दोपहर के खाने को पेज कहते हैं और शाम के खाने या रात के खाने को बियारी कहते हैं। ये अलग से नहीं बनाते हैं, जो रात का बचा होता है वो सुबह खा जाते हैं, सुबह खाने का काम कर लेते हैं। दोपहर में पेज बन जाता है। पेज मतलब अभी बताया थोड़ी देर पहले, मोटे अनाज को इतने अधिक चढ़ा देते हैं कि वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो जाता है, फिर उसी को ये पी जाते हैं, खाते नहीं है, पी जाते हैं डायरेक्ट, तो वो पेज हो गया। शाम को जो बियारी है या जो दोपहर का खाना बचा था वही शाम को खा लेते हैं। जो और गाढ़ा गाढ़ा बचता है, पतला पतला तो पी गया, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, ये बियारी कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इनके जो प्रमुख औजार है वो कुल्हाड़ी है। तो जो औजार की बात होगी कि क्या औजार है इनके, क्योंकि ये धनुर्विद्या भी जानते हैं। धनुर्विद्या, धनुर्विद्या से ये बाण वाण चलाना हर चीज़ इनको आता है। लेकिन कुल्हाड़ी इनका जो है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और इसी से ये शिकार करते हैं, यही से काम करते हैं। अगला खेती का क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी जो खेती होती है वो कैसे करते हैं। तो जो खेती होती है वो झूरमिंग खेती के टाइप होती है, या ना झूरमिंग जो खेती होती है उसके जैसे ही करते हैं। मतलब एक बार किसी जमीन को बंजर कर दिए या उसकी वनस्पति को काट लिए, हटा लिए, इसके बाद वो जो जगह है उसमें 2-3 साल इन्होंने फसल बोई, इसके बाद वहाँ फसल होना बंद हो जाती है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर अन्य दूसरी जगह में जाके फिर वही काम करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर तीसरी जगह में जाके फिर यही काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से करने से होता ये है कि वनस्पति तो खत्म होती है। तो सरकार बड़ी गंभीरता पूर्वक है इस क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार ने झूरमिंग कृषि करने वाली जितनी भी जनजातियां हैं सभी को मना कर दिया कि भाई अब ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते पाए गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब झूरमिंग कृषि कृषि है या इस तरह की जो कृषि है वो अब बंद हो गई है। और अब जो कृषि की जा रही है वो बहुत अच्छे तरीके से, ये माने सरकार के प्रयास के द्वारा खेती की जा रही है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि खेती जो है वो झूरमिंग कृषि पे आधारित होती है और वो इसी तरीके की खेती करते हैं। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जो गांव की रक्षा करते हैं उन्हें बूढ़ा देव कहते हैं, यानी प्रमुख देवता इनके बूढ़ा देव होते हैं। पूछेगा प्रमुख देवता कौन होते हैं। प्रमुख देवता यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रमुख देवता जो है वो है बूढ़ा देव। कौन है? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव। दूल्हा देव भी होते हैं। दूल्हा देव। दूल्हा देव इनके दूसरे देवता होते हैं जो गांव के देवता होते हैं, है ना, गांव के देवता होते हैं। नहीं सही, ये जादू टोना वाले देवता होते हैं, जादू टोना टोटका वाले, है ना। और ये बूढ़ा देव गांव की रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। तीसरा नारायण देव भी होते हैं। नारायण देव, नारायण देव जो होते हैं पानी खेतों के लिए पानी बरसाने का काम करते हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। तो प्रमुख देवताओं में बूढ़ा देव होगा और दूल्हा देव होगा, दूल्हा देव के बाद में नारायण देव होगा जिनकी ये पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये होगा कि बैगा जनजाति पर बैरियर एल्विन ने पुस्तक लिखी। तो वही समय था साथियों, ध्यान रखेंगे कि बैरियर जो एल्विन था, बैरियर एल्विन, एल्विन ने इन पे शोध किया था। क्या किया था? शोध किया था। और ये लगभग 1890 का समय था। ये कलेक्टर था, अंग्रेजों का कलेक्टर। अभी आप बनने जा रहे हो कलेक्टर, तो ये वही है, अंग्रेजों का कलेक्टर एल्विन बैरियर, जिसने इन पर पुस्तक लिखी कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं इनके साथ, गांव का जीवन कितना कठिन है। इनकी जो महिलाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं गहने प्रिय नहीं है ना। गहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जिनके पास खाने को नहीं रहेगा तो वो क्या गहना पहनेगा। तो गहना जो है वो इनको नहीं पहनती है, नहीं के बराबर पहनती है। और लेकिन कभी कभी जैसे उत्सव वगैरह में गहना पहनना हुआ तो वो लकड़ी के या स्थानीय जो चीज़ें होती हैं, स्थानीय जंगलों में मिलने वाली चीज़ें, वही चीज़ों का ये इस्तेमाल करती है। इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे कि ये क्या क्या करते हैं, तो ये जंगली उत्पाद जो होंगे, जंगली उत्पाद, जंगली उत्पाद जो हैं, उत्पाद का प्रयोग करते हैं। जैसे महुआ का,
महुआ इससे शराब बनाते हैं, जिससे पेय पदार्थ के रूप में काम करते हैं, पीते हैं, रात को थक हार के बेचारे पी जाते हैं। दूसरा, महुए के साथ में ये जो जंगलों में फल अधिक होते हैं, फल फल इत्यादि, वो भी फल तोड़ के लाके अपनी जीवन यापन चलाते हैं। तो इनकी खेती करने के तरीके या इनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो है जंगल से जुड़े जनजाति है, तो जंगली क्षेत्र में काम करेंगे। जंगल से याद आया कि जो जंगल होता है उसमें जो पानी होता है इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। कौन सी? फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो इसके कारण इनके जो दांत होते हैं, दांत और हड्डी यानी बोन, दांत और हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण इन्हें नी पेन हो जाता है या घुटनों में दर्द होता है, और दांत तो बिल्कुल सड़ ही जाते हैं। तो ये भी समस्या है इनके साथ। और इनसे जो बीमारी लग जाती है ना, इससे क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं बेचारे। और बीमार होने पर जादू टोना, क्या कहते हैं, जादू टोना और टोटका, टोटका पे विश्वास करते हैं। ये जो जनजाति होती है जादू टोना और टोटका पे विश्वास करती है। इसके बाद पर्व में मैंने एक चीज छोड़ दिया कि जो पर्व मनाते हैं ये पोला को भी मनाते हैं, पोला पर्व मनाते हैं। और पोला पर्व के बाद, पोला पर्व के दूसरे दिन एक और पर्व मनाते हैं। पोला पर्व में जो गांव का मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकद्दम। मुकद्दम, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। और दूसरे दिन जो मुकद्दम, पोला के दूसरे दिन जो मुकद्दम होता है, गांव का मुखिया होता है मुकद्दम, उसको अगुवाई में युवा जितने होते हैं गांव के, उन्हें बुला लिया जाता है और फिर उन्हें जादू टोना टोटका सिखाया जाता है। जादू टोना या टोटका सिखाया जाता है, जिससे वो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए। डॉक्टर के पास बहुत ही कम जाते हैं, जब स्थिति खराब हो जाती है तभी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जितनी कोशिश है वो जादू टोने से ही दूर करते हैं। ये जो है, जो गोंड जनजाति है, कल मैं पढ़ाया था गोंड जनजाति, ये गोंड जनजाति के पुरोहित भी होते हैं। यानी गोंड जनजाति इनको बहुत मानती है और ये पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति के पुरोहित जो होते हैं वो बैगा जनजाति के लोग ही होते हैं। और इन्हें बड़ी श्रद्धा और आस्था के रहती है गोंड जनजाति के लोगों पर इनकी। और ये जो है पुरोहित का काम करते हैं, उनके घर में जाके उनकी बीमारियों के ये दूर करने का काम करते हैं। स्वयं के चिकित्सक भी होते हैं साथ में, ये भी जब खुद का इलाज करते हैं, जादू टोना ये इत्यादि, तो स्वयं के चिकित्सक होंगे, स्वयं के चिकित्सक। इस पे बहुत यकीन है उनको, स्वयं के चिकित्सक में। यानी जंगल में जब रहते हैं तो जंगल में जंगली जड़ी बूटी, जंगली जड़ी बूटी, जंगली जड़ी बूटी जो है वो जंगल से ढूंढ लाते हैं और उससे स्वयं उपचार करते हैं, खुद का उपचार करते हैं। कई बार ठीक हो जाते हैं, कई बार जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो फिर वहाँ पर ये सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि अंधविश्वास इनमें लगभग फैला हुआ है। सरकार का भी प्रयास है कि जो अंधविश्वास है वो दूर किया जाए, और प्रयास कर रही है। अभी मुख्यमंत्री जी हमारे गए थे इनके बीच में, तो इन्हें पिछड़ी जनजाति से अति पिछड़ी जनजाति कर दिया गया कि अब ये अति पिछड़ी जनजाति हो गए हैं। और इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है कि इन्हें चप्पल दी जा रही है। मैंने बताया भी था कि ये चप्पल तक नहीं पहनते हैं, जो लकड़ी के जो खड़ाऊ होते हैं वो पहनने का काम करते हैं। तो जो महिलाएं हैं उन्हें चप्पल दी जा रही है, साड़ी दी जा रही है, बाटले दी जा रही है पानी के लिए, जी जंगल जाएं, प्यास लगे तो पानी इस्तेमाल करें, पानी की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल खोल दिए गए हैं सरकार के द्वारा, स्कूल जो है वो बना दिए गए हैं, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ पाए। जिन क्षेत्रों में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या टीचरों की कमी है, अभाव है, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा अगर एक दो पीरियड लगा के शालाओं को संचालित किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। सरकार उन्हें मानदेय इत्यादि वगैरह जो भी उनका बनता है देती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं, इस समुदाय की महिलाएं गुदना प्रिय है। क्या है? गुदना प्रिय। यानी जब ये कोई आभूषण नहीं खरीद पाती तो ये बचपन में ही गुदना गुदा लेती हैं, जिससे शरीर में आपको गुदना, गुदना क्या होता है पता है? ये हमने गुदाया हुआ है। तो गुदना जो प्रिय है, इनको बहुत अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय। तो इनके माथे, फोरहेड में भी गुदना गुदना गुदा होता है, साइड में गुदना गुदा होता है, शरीर के बहुत सारे अंगों में गुदना होता है। तो गुदना प्रिय जनजाति भी इसको कहेंगे। सबसे ज़्यादा गुदना प्रिय जनजाति मध्य प्रदेश में तो वो अलग है, हमने पढ़ा दिया है। आपकी जो है झाबुआ इत्यादि क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, कमेंट बॉक्स में उसको लिंक डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। तो गुदना प्रिय जनजाति ये है, गुदना भी गुदवाते हैं।
साथ में जो महिलाएं होती हैं, महिला है तो इनके में आयरन की कमी होती है। आयरन, बहुत सारे एनजीओ इनके क्षेत्र में गए, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गए और उन्होंने ये माना कि जो ये जो जनजाति के लोग हैं, ये जनजाति की महिलाओं में आयरन की कमी बहुत अधिक है, क्योंकि दूषित पानी पीती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये आयरन की कमी से जूझ रही हैं। यानी 10 महिलाओं में लगभग, कहना गलत नहीं होगा, 8 से 7 ऐसी महिलाएं होती है जिन्हें खून की कमी होती है, जिसके कारण ये दिन भर बेचारी काम नहीं कर पाती, थकान महसूस होती है, उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती ठीक से आयरन की कमी के कारण। तो ये हमारे एक सर्वे में भी आया है कि कौन सी जनजाति है जिसमें आयरन की सबसे अधिक कमी है। तो आपको भी ध्यान रखना है कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति, जो मध्य प्रदेश के पूर्व जिलों में पाई जाती है, पूर्वी जिलों में इनका निवास स्थान रहा है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो से आपके बहुत कुछ सीखा होगा, यकीन है हमें ऐसा। अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो आने वाले वीडियो में हम उनको पूर्ति कर देंगे आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह की एजुकेशन वीडियो पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।